हेलो दोस्तों। 27 मार्च 2026 को इंडियन रुपी पहली बार अपनी हिस्ट्री में 95 रुपये पर डॉलर क्रॉस कर गया। सोचो इसका मतलब क्या है। इंडिया लगभग 90% ऑयल इंपोर्ट करता है और इन सब की प्राइसिंग डॉलर में होती है। जब इंडियन रुपी गिरता है तो हर बैरल जो हम खरीदते हैं वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है, भले ही ऑयल का डॉलर प्राइस सेम ही क्यों ना रहे। एक साल पहले 85 रुपीज़ के कंपैरिजन में अगर रुपी डॉलर के अगेंस्ट 95 का हो गया तो इसका मतलब है कि इंडिया को सेम अमाउंट का ऑयल खरीदने के लिए लगभग 12% ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, भले ही इस दौरान ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे हों। और जैसा आप जानते हैं वो स्टेबल नहीं थे। इसका इफेक्ट फ्यूल कॉस्ट्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स और धीरे धीरे हर चीज़ का प्राइस पर पड़ता जा रहा है जो हम खरीदते हैं। रुपी का वैल्यू कोई रैंडम फाइनेंशियल नंबर नहीं है, ये डायरेक्टली हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग से लिंक्ड है। और ऑयल तो सिर्फ एक चीज़ है जो हम इंपोर्ट करते हैं। मार्च के दौरान रुपी दो रीजन की वजह से गिरा। ईरान वॉर ने ब्रेंट क्रूड का प्राइस $110 पर बैरल के ऊपर बढ़ा दिया, जिससे ऑयल इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ गया। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके बाहर भेज रहे थे। मतलब एक साथ दो कारणों से रुपी का हैवी सेलिंग हो रहा था। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में पुश करने लगे और रुपी तेज़ी से गिर गया। लेकिन ये सब आप पहले से जानते हो। जो चीज़ सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना रही थी वो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो रहा था। एक ऐसा ट्रेड था जो बहुत बड़े स्केल पर ग्रो हो चुका था और जिसकी वजह से आरबीआई के रुपी को डिफेंड करने की कोशिशें उतना काम नहीं आ रही थी जितनी आनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी ट्रेड को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रुपी ट्रेड कैसे होता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि आरबीआई ने क्या किया और इसका क्या इम्पैक्ट रहा। एंड में हम आरबीआई के करंट डिसीजन को भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट श्रेष्ठ, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़रोदा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रुपी ट्रेड कैसे होता है। देखो, रुपी दो अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड होता है। इनके रूल्स, पार्टिसिपेंट्स और टाइम जोन्स अलग रहते हैं। पहला मार्केट है इंडिया का ऑनशोर फॉरेक्स मार्केट। ये एक रेगुलेटेड मार्केट है जहां बैंक्स, कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपीज और डॉलर्स खरीदते और बेचते हैं। जैसे कोई इंडियन कंपनी जो फॉरेन सप्लायर को डॉलर में पेमेंट कर रही हो, कोई फॉरेन फंड जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हो, या कोई आईटी एक्सपोर्टर जो डॉलर अर्निंग्स को रुपी में कन्वर्ट कर रहा हो। ये सब यहीं आते हैं। सिर्फ आरबीआई के लाइसेंस्ड बैंक्स, जिन्हें ऑथराइज्ड डीलर्स कहते हैं, होलसेल इंटरबैंक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां रियल टाइम एक्सचेंज रेट डिस्कवर होता है। आरबीआई भी यहां पार्टिसिपेट करता है, रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर्स बाय या सेल करके। लेकिन एक और मार्केट भी है, ये है ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड या एनडीएफ मार्केट। ये इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंडिया में कैपिटल कंट्रोल्स हैं। मतलब ऐसे रूल्स जो ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कौन रुपी होल्ड कर सकता है और पैसा कैसे मूव होता है। सोचो, एक फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उसका एक्सपोजर रुपी में है। अगर रुपी गिरता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट की डॉलर वैल्यू गिरती है। वो नेचुरली इस रिस्क के अगेंस्ट हेज करना चाहेगा। लेकिन इंडिया के ऑनशोर मार्केट में हेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन, आरबीआई कंप्लायंस और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसलिए सिंगापुर, लंदन और हांगकांग के बैंक्स ने इसे डील करने के लिए एक दूसरा सिस्टम बनाया। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप रुपी की डायरेक्शन पर बेट लगा सकते हो बिना एक्चुअल रुपी एक्सचेंज किए। सेटलमेंट सिर्फ डॉलर्स में होता है, इसीलिए इसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कहते हैं, क्योंकि रुपी डिलीवर ही नहीं होता। ये रुपी पर प्योर डॉलर बेट्स होते हैं। ये इंडिया के बाहर ट्रेड होते हैं, मतलब आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर। आज यूएसडी आईएनआर का ऑफशोर एनडीएफ मार्केट डेली लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर्स ट्रेड करता है। ये इंडिया के ऑनशोर मार्केट से भी बड़ा है। अब आइडियली ऑनशोर और ऑफशोर में प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों एक ही करेंसी को प्राइस कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होते। एक मार्केट पर आरबीआई का कंट्रोल है, दूसरे पर नहीं। स्ट्रेस के टाइम जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स रुपी के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते तो ऑफशोर एनडीएफ मार्केट डॉलर ऑनशोर मार्केट से थोड़ा महंगा प्राइस करता है। ऑफशोर मार्केट एक तरीके से फ्री मार्केट जैसा होता है और ऑनशोर मार्केट में पार्शली मैनेज्ड प्राइसेस होते हैं। और यहीं से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आती है। ये गैप भले ही सिर्फ 40 से 50 पैसे का हो, पैसे बनाने का मशीन बन सकता है। अगर आप इंडिया में $1 को 93 रुपीज़ पर बाय करो और ऑफशोर एनडीएफ मार्केट में उसे 93.50 पर सेल करने का फॉरवर्ड लॉक कर लो, तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। आप रुपी की डायरेक्शन पर बेट नहीं लगा रहे। चाहे रुपी 90 का हो या 100 का, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ दो मार्केट्स के बीच के गैप से पैसे कमा रहे हैं। इसे आर्बिट्राज कहते हैं। इंडियन बैंक्स, जिनके पास ऑनशोर और ऑफशोर दोनों का एक्सेस था, इस ट्रेड के लिए परफेक्ट पोजीशन में थे। उन्होंने इसे बहुत बड़े स्केल पर रन करना शुरू किया। MUFG रिसर्च के एस्टिमेट्स के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम में ऐसे पोजीशंस का साइज 30 से 40 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था।
इस ट्रेड का एक बेनिफिट है, ये डिस्कनेक्टेड मार्केट्स को कनेक्ट करता है। लेकिन आरबीआई के लिए प्रॉब्लम हो गई थी। जब भी आरबीआई रुपी को डिफेंड करने के लिए ऑनशोर मार्केट में डॉलर्स सेल करता था, बैंक उन डॉलर्स का एक हिस्सा एब्जॉर्ब करके ऑफशोर आर्बिट्राज ट्रेड कर लेते थे। आरबीआई इनडायरेक्टली ग्लोबल स्पेकुलेटर्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था। ये एक ऐसे बाल्टी में पानी डालने जैसा है जिसमें छेद हो। इसलिए 27 मार्च को आरबीआई ने एक डायरेक्टिव इशू किया। डायरेक्टिव के हिसाब से ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स का नेट ओपन पोजीशन या यूएसडी आईएनआर में अनहेज्ड एक्सपोजर हर दिन के एंड पर $100 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। कंप्लायंस की डेडलाइन 10 अप्रैल रखी गई। पहले बैंक्स अपनी लिमिट्स खुद सेट कर लेते थे, जो उनके रेगुलेटरी कैपिटल का 25% तक हो सकता था। बड़े बैंक्स के लिए ये $500 मिलियन या $1 बिलियन तक होता था। नया रूल सबके लिए यूनिफॉर्म था और काफी छोटा था। इसको फॉलो करने के लिए बैंक्स को अपनी आर्बिट्राज पोजीशंस कम करनी पड़ी, मतलब रिवर्स ट्रेड्स करने पड़े। इंडिया में डॉलर सेल करना पड़ा और ऑफशोर एनडीएफ में पोजीशंस बायबैक करना पड़ा। आरबीआई चाहता था कि ऑनशोर डॉलर्स बेचे जाएं। जितना ज्यादा डॉलर सेल होगा, रुपी उतना ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। हर ऑनशोर ट्रेड के साथ एक ऑफशोर ट्रेड भी जाता था। जब बैंक्स इंडिया में डॉलर्स बेच रहे थे, वो ऑफशोर पोजीशंस क्लोज कर रहे थे। इससे ऑफशोर मार्केट में ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। सब बैंक्स एक साथ एग्जिट कर रहे थे, तो एनडीएफ मार्केट में डॉलर प्राइस स्पाइक हो गया, जबकि ऑनशोर प्राइस गिर गया। जो गैप नॉर्मली कुछ पैसे होता था, वो 30 मार्च को ₹1 से ज्यादा हो गया। इतना बड़ा गैप ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये क्लियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन गया। इंडियन कंपनीज, मतलब इंपोर्टर्स और ट्रेजरी हेवी कॉन्ग्लोमरेट्स ने तुरंत स्पॉट कर लिया। अब वो भी वही ट्रेड कर सकते थे। इंडिया में सस्ता डॉलर खरीदो और ऑफशोर महंगा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करो। इतना बड़ा गैप एक अनएक्सपेक्टेड पेडे था। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से 30 मार्च को कॉर्पोरेट्स का एनडीएफ ट्रेडिंग वॉल्यूम $3.75 बिलियन तक पहुंच गया। ये एक नॉर्मल दिन का 7 गुना था। रश बहुत तेजी से हुआ और क्योंकि कंपनीज इंडिया में डॉलर खरीद रही थी, ऑनशोर डॉलर डिमांड बढ़ गया और रुपी और गिर गया। उस दिन रुपी 95.20 तक गिर गया, जो कि एक ऑल टाइम लो था। आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन प्रेशर कॉर्पोरेट्स पर शिफ्ट हो गया। कॉर्पोरेट्स ऑफशोर मार्केट तक बैंक्स के थ्रू ही पहुंचते थे। आरबीआई ने इसी पॉइंट को टारगेट किया। 1 अप्रैल को आरबीआई ने बैंक्स को रुपी एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करने से बैन कर दिया, चाहे इनका क्लाइंट इंडियन हो या फॉरेन। ना नए कॉन्ट्रैक्ट्स और ना ही आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके इन्हें रीबुक कर सकते थे। इस मूव से कॉर्पोरेट आर्बिट्राज चैनल बंद हो गया। लेकिन इससे एक नया प्रॉब्लम आ गया। कुछ बैंक्स ने अभी तक अपनी पोजीशंस अनवाइंड नहीं की थी। अब इनका एग्जिट रूट बंद हो गया। जो बैंक्स पहले एग्जिट कर गए वो सेफ थे, जो लेट थे वो फंस गए। उन्हें ऐसे मार्केट में एग्जिट करना था जहां सबको पता था कि उन पर प्रेशर है। फिर भी ओवरऑल स्ट्रैटेजी काम कर गया। 4 अप्रैल को रुपी ने 2013 के बाद से अपना बिगेस्ट सिंगल डे गेन देखा और 93.10 रुपीस के आसपास रिकवर हुआ। 8 अप्रैल को ये लगभग 92.60 पर ट्रेड कर रहा था। ये साल की शुरुआत से वीकर है, लेकिन रीसेंट लोस से काफी बेटर है। आरबीआई के इंटरवेंशन से रुपी अब स्टेबल लग रहा है, लेकिन अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। ऑफशोर एनडीएफ प्राइसेस किसी वजह से उन लेवल्स पर पहुंचे थे और वो रीजंस अभी भी हैं। ऑयल प्राइसेस हाई हैं, इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस हैं। आरबीआई ने रूल्स बदलकर एक स्पेसिफिक स्पेक्युलेटिव प्रेशर को हटा दिया, लेकिन ये अंडरलाइंग ट्रेड और कैपिटल फ्लो डायनेमिक्स को सॉल्व नहीं करता। पिछले 2 हफ्तों ने एक इंपॉर्टेंट बात दिखाई कि एक सेंट्रल बैंक जिसके पास $650 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और जो एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है, वो भी रुपी को ऑल टाइम लो से नहीं रोक पाया। 2 राउंड्स के रेगुलेटरी एक्शंस लगे। पहले बैंक्स को लिमिट करना, फिर एक पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी बैन करना, तब जाके स्टेबिलिटी आई। आपको क्या लगता है, क्या इस सेगमेंट को लिमिट और बैन करना एक सही मूव था? क्या इसके कारण फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।